हेलो स्टूडेंट्स। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। पूरा न्यूमेरिकल्स सभी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और हमने लास्ट चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। Chapter name is Mechanical Properties of Solids. Mechanical Properties of Solids, ये आपका चैप्टर नेम है। तो इस चैप्टर में हम मोस्टली रिजिड बॉडीज के बारे में बात करेंगे। रिजिड बॉडी क्या होता है हमने पहले भी डिफाइन किया था। ए बॉडी इन विच सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल इज फिक्स्ड, और आप ऐसा भी कह सकते हो ए बॉडी हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज। रिजिड बॉडी, ए बॉडी having definite shape and size, इसको कहेंगे रिजिड बॉडी। नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करेंगे इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स, जब आप किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूं तो क्या होगा, इसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये चेंज हो गई इसकी शेप। तो इसका शेप और साइज किसी भी बॉडी का चेंज हो सकता है जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो। लेकिन कुछ बॉडी होती है जिन पर जैसे ही आप वो फोर्स हटाओगे जो आपने अप्लाई किया हुआ है, वो आप वापस अपने पुराने यानी जो उनका ओरिजिनल शेप और साइज था उसमें आ जाती हैं। वो अपने पुराने शेप और साइज को रीगेन कर लेती हैं। ऐसी बॉडीज को कहते हैं इलास्टिक बॉडीज, जो अप्लाइड फोर्स को रिमूव करने पर अपना पुराना शेप और साइज रीगेन कर लें, वापस पुराने शेप और साइज में आ जाएं, उनको इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और इन बॉडीज की इस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी? रीगेनिंग द ओरिजिनल शेप एंड साइज, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तो हम यहां लिखेंगे, व्हेन we apply a force on a body, when we apply a force on a body, the shape or size of the body gets changed. The shape or size of the body gets changed. Okay. When we remove the applied force, हमने जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है उसको रिमूव करते हैं, the body tries to regain its original shape and size. When we remove the applied force, the body tries to regain मतलब दोबारा से पाना, ओके, regain their original
shape and size. Regain their original shape and size. Okay, this property of body because of which it regains its original configuration, और configuration मतलब shape and size, is called elasticity. ओके, और ऐसी बॉडीज को कहते हैं इलास्टिक बॉडीज. ओके, दिस property of bodies because of which this property of body because of which it regains its original configuration. कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ मतलब है शेप एंड साइज, यानी ओरिजिनल शेप एंड साइज. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, शेप एंड साइज. दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज बिकॉज ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स. आफ्टर removal of applied force is called elasticity. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको इलास्टिसिटी कहते हैं. ओके, जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स क्या करता है, शेप या साइज को चेंज करता है, यानी डिफॉर्मेशन करता है बॉडी में. शेप या साइज में चेंज को डिफॉर्मेशन कहते हैं. तो इसलिए अप्लाइड फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं. जो अप्लाइड फोर्स है, आगे हम कहीं कहीं इसके लिए डिफॉर्मिंग फोर्स वर्ड भी यूज करेंगे. डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों? क्योंकि ये बॉडी को डिफॉर्म करता है. ओके, क्यों? इट डिफॉर्म्स द बॉडी. तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है ऑन द बॉडी विच डिफॉर्म्स द शेप और साइज ऑफ बॉडी. ओके, तो ये थी डेफिनेशन इलास्टिसिटी. नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी. तो स्टूडेंट, जब आप फोर्स लगाते हो, बॉडी की शेप या साइज डिफॉर्म होती है, चेंज होती है, तो कुछ बॉडीज होती हैं जो दोबारा से पुरानी शेप और साइज को रीगेन कर लेती हैं. उनको इलास्टिक बॉडीज हमने कहा है. लेकिन कुछ बॉडीज होती हैं जो गेन नहीं कर पाती, या तो थोड़ा बहुत ही गेन कर पाती हैं या बिल्कुल नहीं. उनको कहते हैं प्लास्टिक बॉडीज, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी. If the body do not regain, if the body do not regain its original shape and size, if body do not regain its original shape and size after removal of deforming force या फिर applied force, जो भी आप वर्ड यूज करो, दोनों का एक ही मतलब है. आफ्टर रिमूवल ऑफ applied force लिख देता हूं मैं, आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी लिख सकते हो applied force की जगह. आफ्टर रिमूवल ऑफ applied force, the body is called plastic body. The body is called plastic body, and this property, कौन सी प्रॉपर्टी?
नॉट रीगेनिंग द ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये जो प्रॉपर्टी है इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिक बॉडीज पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आ पाएंगी। थर्ड है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, अगर एक बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स से डिफॉर्म कर दिया, उसकी शेप साइज चेंज कर दी, और जब आपने अप्लाइड फोर्स को हटाया तो उसने थोड़ा सा भी अपने आप को चेंज नहीं किया, फिर जैसे उसकी चेंज हो गई वैसे ही रही, वो ओरिजिनल शेप या साइज को पाने के लिए उसने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की, जीरो टेंडेंसी, तो ऐसी बॉडीज को कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। मान लीजिए आपके पास एक आयरन रोड है, लोहे की रोड है, आपने उसको ऐसे मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद जैसे आपने छोड़ा वैसे ही मुड़ी हुई रहेगी, वो थोड़ी सी भी उसने सीधा होने की कोशिश नहीं की, उसमें कोई ऐसी इलास्टिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ऐसी बॉडीज को हम कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इफ बॉडी शोज नो टेंडेंसी, इफ body shows no tendency, if body shows no tendency to regain its original shape and size, to regain its original shape and size, original shape and size after removal of applied force, then body is called perfectly plastic body, then body is called perfectly plastic body, perfectly plastic body। तो ये था इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, आपने बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लगाया, उससे बॉडी डिफॉर्म हुई, शेप साइज चेंज हुई, उसके बाद आपने डिफॉर्मिंग फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स को हटा दिया। आपने जब अप्लाइड फोर्स हटा दिया, अब आपका कोई उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन बॉडी फिर भी अपने आप वापस ओरिजिनल शेप और साइज में जा रही है। इलास्टिक बॉडी की हम बात कर रहे हैं। जब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, फिर भी बॉडी अपने आप अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर रही है, तो वो अपने आप तो नहीं गेन कर सकती, कोई तो फोर्स है जो उसको वापस उस शेप में या उस साइज में लेकर जा रहा है, और वो फोर्स बॉडी के अंदर ही होगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो वो जो फोर्स डेवलप हुआ है बॉडी के अंदर, कब डेवलप हुआ? वो जब आपने अप्लाइड फोर्स लगाया हुआ था तब डेवलप हुआ। जब आपने हटा दिया अप्लाइड फोर्स, तब उस फोर्स ने क्या किया? आपके अप्लाइड फोर्स हटाने के बाद बॉडी को वो वापस ओरिजिनल शेप और साइज में ले गया, यानी ये रेस्टोर कर रहा है बॉडी को वापस ओरिजिनल शेप और साइज में। रेस्टोर मतलब दोबारा से पुरानी शेप में लेके आना, दोबारा से पुरानी स्टेट में ले आना, पोजीशन में ले आना। ओके, तो ये रेस्टोर कर रहा है बॉडी को पुरानी शेप और साइज में, और इस फोर्स को कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या है स्टूडेंट? वो फोर्स जो आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स बॉडी को ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आता है। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है डिवाइड बाय एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, और जो
आपका रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स होता है। ऐसा आपने स्प्रिंग वाला जो टॉपिक था वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में, उसमें भी पढ़ा था रेस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट, रेस्टोरिंग फोर्स इन ए स्प्रिंग। तो रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस when deforming force is removed, when deforming force is removed, the elastic body tries to regain the elastic body tries to regain its original shape and size. Shape and size. So there must be some force developed within the body. So there must be some force developed within the body which is responsible for regaining original configuration मतलब original shape and size, original configuration. This force is called restoring force. This force is called restoring force. Okay. और ये restoring force per unit area of the body is called stress. Restoring force per unit area of the body is called stress. The restoring force is equal and opposite to applied deforming force. The restoring force is equal and opposite to applied deforming force.
इक्वल एंड अपोजिट का मतलब है इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है आपका रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स आपको नहीं पता होता कितना डेवलप हुआ है आसानी से, लेकिन आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो आपको आसानी से पता होता है। और रेस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स के। तो इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है डिवाइड बाय एरिया। मान लीजिए अप्लाइड फोर्स F है और एरिया A है, तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होगी स्ट्रेस की? यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, फोर्स की न्यूटन होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो SI में होगी, और CGS में फोर्स की होती है डाइन और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये CGS यूनिट हो जाएगी स्ट्रेस की। ओके, तो ये है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, अगर अप्लाइड फोर्स बॉडी की लेंथ बढ़ा रहा है, अगर अप्लाइड फोर्स यानी आपका डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी की लेंथ बढ़ा रहा है, तब जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप हो रहा है बॉडी में, प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, इट इज restoring force per unit area of body when deforming force increases length of the body, when deforming force increases length of the body। अगर लेंथ बढ़ती है डिफॉर्मिंग फोर्स से, तब जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बॉडी में डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। दूसरा है नंबर 2 पे है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होगा बॉडी में, उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। इट इज restoring force per unit area of body, per unit area of body when deforming force decreases length ये यूनिट वर्ड मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, और यहां पर लेंथ डिक्रीजेस लेंथ ऑफ द बॉडी, डिक्रीजेस लेंथ ऑफ द बॉडी। तो ये है डेफिनेशन ऑफ
टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, इनको कंबाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताया जाए तो वो टेंसाइल स्ट्रेस भी हो सकता है या कंप्रेसिव भी, क्योंकि दोनों चेंज इन लेंथ से रिलेटेड हैं। एक में लेंथ बढ़ती है और दूसरे में लेंथ घट जाती है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, अगर आप बॉडी के किसी सरफेस पे अलोंग द टेंजेंट आप फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, उससे शेप चेंज होगी, और इस केस में जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा उसको कहेंगे टेंजेंशियल, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो डेवलप होगा उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, आपने इस सरफेस पर ऐसे फोर्स लगा दिया तो ये अलोंग द टेंजेंट ऐसे सरफेस लग रहा है, तो शेप कैसे चेंज होगी, इस तरह से ये जो ऊपर वाला जो फेस है ये इस तरह से ये सरफेस स्लाइड कर जाएगा और यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी रिप्रेजेंटेड बाय एंगल थीटा। तो यानी जो पहले ये शेप थी अब वो शेप ये बन जाएगी आपकी। ओके, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाने से शेप चेंज होगी और इस केस में जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होगा बॉडी में उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स is applied tangentially to the surface of a body, tangentially to the surface of a body, it produces change in shape of body. It produces change in shape of body. Okay. In this case, restoring force developed. In this case, restoring force developed per unit area of body, per unit area of body is called tangential stress. टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस और इसको शीयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। ओके, और शीयरिंग स्ट्रेस, शीयरिंग स्ट्रेस। तो स्टूडेंट ये था डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो इसके लिए मुझे पहले इधर से इरेज करना पड़ेगा इसको। आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको पूरे को पहले इरेज कर देता हूं।
ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। स्ट्रेस का टॉपिक हमारा हो गया। लास्ट हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस का टॉपिक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। तो जब भी हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के शेप या साइज में चेंज होता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन में, या डायमेंशन भी कह सकते हो, बॉडी के डायमेंशन में चेंज होता है। तो चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। जैसे अगर लेंथ में चेंज हुआ है तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ है तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज स्ट्रेन। When a deforming force is applied on a body, when a deforming force is applied on a body, it undergoes change in shape and size. It undergoes change in shape and size. Okay. The ratio of change in dimension, per unit original dimension, of body is called strain. तो ये है स्ट्रेन की डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, कितने तरह के स्ट्रेन हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ बॉडी। इट इज डिफाइंड एज change in length per unit original length of body, per unit original length of body। तो मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर है और इस पे आपने ये एंड आपने फिक्स कर दिया अपर एंड और नीचे फोर्स F लगा दिया। तो इसका ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए L है, तो ये लेंथ बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो गई। ओरिजिनल लेंथ L थी, आपने फोर्स L लगाया, तो मान लीजिए ये L प्लस डेल्टा L हो गई लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है? डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ क्या है? L। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ बॉडी। तो ये हो जाएगा, चेंज इन लेंथ है डेल्टा L
ओरिजिनल लेंथ है L, सो इट इज डेल्टा L बाई L। और लेंथ डेल्टा L भी लेंथ है, L भी लेंथ है, तो यूनिट क्या होगी? कुछ भी नहीं, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। कोई भी स्ट्रेन हो वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ओके। तो ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए जो स्ट्रेस है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, वो अभी आपको नहीं बताया, दोनों एक साथ बताएंगे आपको, वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। मैंने आपको टेंजेंशियल या सीरिंग स्ट्रेस बता दिया था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा वो मैं बता देता हूं। तो नंबर 2 है शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन, शीयर स्ट्रेन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आपको केस बताया था, ये केस बताया था टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए, और मान लीजिए इस पे आप ऐसे टेंजेंशियली फोर्स F लगाते हैं, तो ये इस तरह से शेप चेंज हो जाएगी। ये मान लीजिए डेल्टा X से ये सरफेसेस शिफ्ट हो गए, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ईच साइड इज L, ओके। तो थीटा इज डेल्टा X बाई L। तो शीयरिंग स्ट्रेन क्या है? रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ फेसेस, इट इज रेशियो ऑफ रिलेटिव displacement of faces, ratio of relative displacement of faces to the distance between parallel surfaces, to the distance between parallel faces, okay? तो इसमें आपका shear strain क्या होगा? shearing strain ये होगा आपका डेल्टा X डिवाइड बाई L, डेल्टा X डिवाइड बाई L, इट इज लाइक थीटा इक्वल टू L बाई आर टाइप, तो ये थीटा हो जाएगा, बिकॉज एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, डेल्टा X बाई L। तो दो टाइप के मैंने आपको स्ट्रेन भी बता दी। अब मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के बारे में बताता हूं और फिर कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या है? स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में रखते हो, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, ओके, मेनली आप लिक्विड में ज़्यादा इजीली महसूस कर सकते हो कि जब भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड में रखते हैं तो लिक्विड उस बॉडी के सरफेस पे परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करता है, और इस अप्लाइड फोर्स के रिस्पॉन्स में बॉडी के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। उस रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस करेगा क्या? चेंज क्या करेगा? ये चेंज करेगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ओके। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज रिलेटेड टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मैं पहले इसको यहीं पर, अगर आपको टाइप ऑफ स्ट्रेन पूछा जाए तो 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर स्ट्रेस पूछा जाए तो वो भी आपके 4 तरह के होंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल 2 तरह का, एक आपका टेंसाइल, दूसरा कंप्रेसिव। एक आपने फिर टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ा था, और एक है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो मैं आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन साथ में ही बता देता हूं मैंने, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस आपको बता दिया है, लिखवा मैं इसके बाद दूंगा आपको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ओके। तो नंबर 3, क्योंकि इससे आपको याद रखना इजी रहेगा कि 3 तरह के स्ट्रेन हैं। तो नंबर 3 इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम।
volumetric strain. It is defined as change in volume per unit original volume of body. It is defined as change in volume per unit original वॉल्यूम ऑफ बॉडी। मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम V है। अब इस पर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लग रहा है, यानी इस तरह से नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द बॉडी फोर्स लगेंगे। तो ये अप्लाइड फोर्स हो गया है ना, ड्यू टू जिस लिक्विड में ये बॉडी है, जिस भी फ्लूइड में है। तो मान लीजिए जिसका वॉल्यूम डिक्रीज होकर V माइनस डेल्टा V हो जाएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम V। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल्टा V बाय V। और कोई भी स्ट्रेन हो वो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। अब मैं यहां पर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की डेफिनेशन लिख देता हूं। अगर आप एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो मैंने आपको 3 तो पहले लिखवा दिए हैं, 2 तो लॉन्गिट्यूडनल की फॉर्म है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, थर्ड आपको टेंजेंशियल लिखा था। तो फोर्थ जो मैं अभी आपको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लिखवाऊंगा वो भी उनके साथ ही लिखना आपको। तो बेसिकली 4 तरह के स्ट्रेस हैं आपके पास, 3 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, फोर्थ मैं अब लिखवा देता हूं। ओके, तो ये स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस आप 3 तरह के लिख चुके हो, तो उसी में नेक्स्ट है नंबर 4 है एक तरह से ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जो हमने टॉपिक इससे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन से पहले जो कर रहे थे उसी का ये 4th पार्ट है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो जब भी किसी बॉडी को आप फ्लूइड में रखते हो, व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड इन ए फ्लूइड, force is applied by the fluid on the body perpendicular to surface of body. If a body is placed in a fluid, ये F है, इसको मैं ठीक से बना देता हूं। In a fluid, force is applied by the fluid. Force is applied by the fluid on the body, और कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ बॉडी, ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ बॉडी, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ बॉडी। द बॉडी डेवलप्स इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जब वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा? ये एक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगी। The body develops internal restoring force. This internal restoring force per unit area of body, this internal
restoring force per unit area of body is called hydrostatic stress. तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के स्ट्रेस है। कौन कौन सा था आपके पास? 2 तो लॉन्गिट्यूडनल थे, टेंसाइल, कंप्रेसिव, नंबर 3 shearing stress, एंड नंबर 4 हाइड्रोस्टैटिक। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो ये चारों आपको बताने हैं। ये मैंने अलग से बाद में इसलिए लिखवा है क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिलेटेड है, तो इसलिए अलग से लिखवा दिया था इसको। स्ट्रेन 3 तरह के हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है? जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप या साइज रीगेन कर लेती है अगर वो इलास्टिक बॉडी है। थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाओ तब भी शायद वो रीगेन कर ले, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर फोर्स लगा दोगे यानी स्ट्रेस लगा दोगे, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? स्ट्रेस। लिमिट से ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लगा दोगे तो वो रीगेन नहीं करेगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो आप लगा सकते हो सो दैट बॉडी अपनी रीगेन कर ले शेप और साइज, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो फिर बॉडी अपनी शेप और साइज को रीगेन नहीं करेगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द मैक्सिमम स्ट्रेस within which the body regains its original shape and size, the body regains its original shape and size after removal of deforming force. After removal of deforming force is called elastic limit of body, is called elastic limit of body। तो ये है स्टूडेंट्स इलास्टिक लिमिट ऑफ ए बॉडी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हुक्स लॉ के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज हमने जो किया है उसको तब तक प्रैक्टिस कीजिए।